इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.16। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा दैट इज a डॉट r। तो सिग्मा मुझे दिया हुआ है a वेक्टर डॉट r वेक्टर। इरोडो में इसको सिंपली a वेक्टर r वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब इरोडो के टर्म्स में इसको हम लोग a डॉट r कंसिडर करेंगे, वेयर a इज अ कांस्टेंट वेक्टर, a वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है एंड r वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू इट्स सेंटर। तो इस तरह का सिचुएशन हमें दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इसके हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, दैट मीन्स ये हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर की बातचीत हो रही है, जिसमें कि चार्ज जो है वो सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ए वेक्टर का डायरेक्शन, तो एक वेक्टर ए वेक्टर को कोई सभी मैं कांस्टेंट वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में ले लेता हूं, क्योंकि एक कंप्लीट स्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग एक ले लेते हैं तो उससे कोई भी जनरलिटी हम लोग लूज नहीं कर रहे हैं। और आर वेक्टर सपोज मैं यहाँ पे एक आर वेक्टर इस तरह से कंसिडर करता हूँ, और ये सपोज एंगल इन दोनों के बीच का थीटा कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं सिग्मा को डिफाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे सिग्मा कितना है, इस पॉइंट के लिए सिग्मा कितना है वो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ए डॉट आर विल बी ए आर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो सिग्मा को मैं बोल सकता हूँ ए आर कॉस थीटा। अब इस यहाँ से ध्यान दो कि ये जो सिग्मा है वो हर जगह पे चेंज होता जा रहा है, हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि हर पॉइंट पे जो थीटा है उसकी वैल्यू अलग अलग है। इस पॉइंट पे मैं बात करूँ थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस पॉइंट पे बात करूँ तो मैं थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से देखो, थीटा अगर हम लोग वेरी करते हैं इस पॉइंट के हिसाब से, थीटा अगर हम लोग वेरी करते हैं -π/2 से लेके π/2, तो यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2 तक दिस विल बी पॉजिटिव। तो एक पूरा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए समझ लो, हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए जो चार्ज है दैट विल बी पॉजिटिव, और आधा हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए जो चार्ज है दैट विल बी नेगेटिव। तो ये इस डायरेक्शन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नेगेटिव। तो इस तरह का बेसिकली हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, एंड किसी एक पॉइंट पे अगर हम निकालना है तो दिस विल बी ए आर कॉस थीटा। तो ए तो मैग्नीट्यूड है, आर इज मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। अब मुझे इसके अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे रिंग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक हॉलो स्फीयर को कंसिडर करो, उसमें बहुत सारे एक रिंग एलिमेंट करके वो एक तरह का हॉलो स्फीयर इस तरह से बन रहा है। बहुत सारे रिंग एलिमेंट बन करके हॉलो स्फीयर हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग डिस्क बनाते हैं, बहुत सारे डिस्क एलिमेंट की वजह से एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं। हॉलो स्फीयर को हम लोग रिंग एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगर मुझे इस तरह से कैलकुलेट करना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं एक रिंग एलिमेंट सबसे पहले लेता हूं, और रिंग एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके पूरे के पूरे स्फीयर में सारे जो रिंग एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो सपोज दिस इज माय पॉइंट ओ, और यहां से मैं एक आर वेक्टर इस तरह से बनाता हूं, दिस इज माय आर वेक्टर इस पॉइंट के लिए। तो यहां से आर वेक्टर में मैंने एक इस तरह से रिंग एलिमेंट कंसिडर किया। ठीक है। तो इस तरह का मेरे पास कुछ रिंग एलिमेंट है, ये पीछे की तरफ भी जाएगा, लेकिन पीछे को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये इस तरह से पीछे भी जा रहा होगा। ये जो रिंग है ये कंप्लीट पीछे की तरफ भी जा रहा होगा ना, यहाँ से इस तरह का सिचुएशन है मेरे पास में। ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा, सपोज ये सेंटर है, और इसको मैंने यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो एक चीज यहाँ से देखो, ये जो रिंग हमने कंसिडर किया है, इसकी ये हमने यहाँ से थीटा एंगल पे कंसिडर किया है। आर वेक्टर मैंने जो लिया है वो यहाँ से थीटा एंगल पे लिया है। तो यहाँ ये जो दूसरा पार्ट है इसका, रिंग की जो मोटाई है, उसके लिए मैंने क्या किया है, ये डी थीटा ये जो थिकनेस मैंने लिया है, दिस इज डी थीटा का थिकनेस लिया है रिंग की मोटाई के लिए। और इसका जो मोटाई है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दिस लेंथ, दिस इज द आर्क लेंथ, दिस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। क्योंकि आर मैं यहाँ पर छोटा आर मुझे लेना पड़ेगा, दिस विल बी आर डी थीटा। ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। आर्क है, रिंग का जो थिकनेस है वो एक आर्क है, जिसका लेंथ होगा आर डी थीटा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो आर डी थीटा का इस तरह से थिकनेस वाली इस तरह से हमने थिकनेस वाली रिंग एलिमेंट कंसिडर की है। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट रिंग है, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग है, मैं कंप्लीट रिंग को यहाँ पर पहले बना देता हूँ। दिस इज माई कंप्लीट रिंग,
इस रिंग को मैंने यहाँ पर बना दिया है। और अगर मैं रिंग के रेडियस की बात करूं, ये इस रिंग का रेडियस कितना होगा, तो यहां से ध्यान देखो, ये आर वेक्टर है ना, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज आर सपोज, तो इसका जो रेडियस होगा दिस विल बी आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूं इस रिंग का, मैंने इस रिंग को बेसिकली हम लोग कहां से देख रहे हैं, इस रिंग को हम लोग इस डायरेक्शन यहां से देख रहे हैं। अगर मैं अपनी आंख ऐसे करके देखता हूं तो इस तरह से हम लोग रिंग को, इस तरह से हम लोग रिंग पूरा कंप्लीट रिंग दिखेगा, और इस तरह से हम लोग उसको कंप्लीट रिंग बना सकते हैं जिसकी की रेडियस इज आर साइन थीटा, इसका रेडियस इज आर साइन थीटा, एंड इसका जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है दैट इज आर डी थीटा, ये हमने देख लिया। ठीक है, और इसका जो सेंटर से दूरी है, इस सेंटर से इसकी जो दूरी है दैट इज आर कॉस थीटा। ठीक है, आर वेक्टर बनाया, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, तो इस तरह का हमारे पास सिचुएशन है। अच्छा, अब इस जो रिंग एलिमेंट है इस पे मैं अगर ये निकालना चाहूँ कि इस पे चार्ज कितना है, व्हाट इज द डी क्यू चार्ज ऑन दिस रिंग एलिमेंट, व्हाट इज डी क्यू चार्ज ऑन दिस रिंग एलिमेंट, तो इसको हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाज गिवन बाय सिग्मा दैट इज इक्वल टू ए डॉट आर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दैट इज ए आर, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा है। तो इस पोजीशन पे सिग्मा विल बी ए आर कॉस थीटा फॉर दिस रिंग एलिमेंट, और ए आर कॉस थीटा अगर सिग्मा है तो मैं सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मुझे डी क्यू चार्ज देगा जो कि रिंग पे है। तो ए आर कॉस थीटा इंटू इसका एरिया कितना है, इस रिंग का एरिया कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा तो उसका वो पेरीमीटर हो गया, इंटू आर डी थीटा, इंटू आर डी थीटा। तो ये मेरे पास डी क्यू चार्ज हो गया। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई ए आर रेस्ट टू पावर कितना हो गया, एक आर है, दो आर है, तीन आर, आर क्यूब हो गया, और ये मैं बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और कुछ टर्म तो बचा नहीं ना, आर क्यूब हो गया, एक दो तीन आर हो गया, 2 पाई ए, हाँ, तो ये मेरे पास डी क्यू चार्ज हो गया रिंग पे। अच्छा, अब एक रिंग की वजह से हमें अगर किसी पॉइंट ओ पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमें पता है वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एलिमेंटल जो रिंग है हमारे पास में, उसकी वजह से हम लोग सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। सपोज मैं इसको डी बोलता हूँ, तो डी में बोल सकता हूँ, ये हमने क्या क्या डिफाइन किया था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। तो इसमें के इज के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया क्यू, व्हाट इज डी क्यू, इसमें डी क्यू हो गया इस रिंग पे जो चार्ज है, आर क्यूब कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया मेरे पास क्यू, के क्यू, के इंटू क्यू हो गया एक्स, एक्स जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है दैट इज आर कॉस थीटा डिस्टेंस पे। देखो रिंग के जो सेंटर से, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर ऑफ द रिंग से आर कॉस थीटा डिस्टेंस पे है, तो ये मेरे पास एक्स हो गया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर इज आर साइन थीटा, क्योंकि रिंग का जो रेडियस है दैट इज आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, किस डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, आर कॉस थीटा पे कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस रेज टू पावर 3/2। तो ये मेरे पास डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बेसिकली मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं ऊपर नीचे वाले देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2, तो नीचे वाला टर्म आर क्यूब बनने वाला है। ये जो टर्म बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब। तो मैं ये कंप्लीट टर्म से आर क्यूब को यहां से काट सकता हूं। अब मेरे पास में क्या बच गया, a/2, यहां से a/2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, a/2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, यहाँ से एक r भी आ गया, एंड हम लोग बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, दिस इज माई डीई, ये मेरे पास में डीई आ गया। अब मैं इसको मुझे बेसिकली इंटीग्रेट करना है पूरे स्फीयर के लिए, तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, d इक्वल्स टू a/2 एप्सिलॉन नॉट, d दैट इज इक्वल टू a/2 एप्सिलॉन नॉट r cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा
साइन थीटा एंड डी थीटा। अब यहां से एक चीज देखो कि जो लिमिट ऑफ थीटा है वो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। तो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई। क्यों 0 टू 2 पाई क्यों नहीं? क्योंकि यहां से देखो अगर हम लोग बात करें, ये जो एक एंगल हम लोग थीटा एंगल सेलेक्ट करते हैं तो थीटा से ऊपर और नीचे दोनों पार्ट कंप्लीट हो रहा है। पूरा कंप्लीट रिंग से स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है और नीचे वाला पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। तो थीटा को मैं अगर पाई तक घुमा दूंगा तो वो पूरा का पूरा स्फीयर को कंप्लीट कर लेगा, पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसको वो कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई, ये हमारी लिमिट होगी थीटा की जो हम लोग लास्ट में पुट करेंगे। और इस तरह से मैं डी को बेसिकली मुझे डी को इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। अच्छा, हर हर रिंग के लिए जो डी का जो डायरेक्शन होगा ना वो इसी डायरेक्शन में होगा जो मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया। सेंटर से लेफ्ट साइड में जो मैंने बनाया है सबका डायरेक्शन इधर ही होगा अगर हमने ए वेक्टर को इधर कंसिडर किया है तो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज वाले इधर राइट साइड में, लेफ्ट राइट साइड में जो भी रिंग है उसकी वजह से इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, राइट साइड की रिंग क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा। लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव हैं तो उनकी वजह से भी अपने उस डायरेक्शन डी का डायरेक्शन वही होगा। तो डी का डायरेक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा सारे रिंग एलिमेंट के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको डी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ और ई की जो वैल्यू आ गई, अब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। दिस इज सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई तक। इसमें मैं क्या करूंगा कि साइन थीटा को मैं कॉस थीटा को बेसिकली कॉस थीटा को हम लोग टी रखते हैं सपोज कॉस थीटा को मैं टी पुट करता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये इंटीग्रेशन में अगर अभी तक पढ़े नहीं हो तो ये पढ़ लोगे और ऐसे भी बहुत जगह काम आ चुका है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये हमने बहुत बार यूज किया लेक्चर सीरीज में। कॉस थीटा को अगर मैंने टी एज्यूम किया है तो माइनस साइन थीटा डी थीटा को मैं डी टी बोल सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं ए आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूँ टी स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा को मैं माइनस डी टी बोल सकता हूँ। तो एक माइनस इधर लगा के डी टी मैं इधर ले लेता हूँ और मैं इस चीज़ को अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट टी क्यूब। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाई 3 और फिर मैं अब यहाँ पे वापस से कॉस थीटा टी की जगह कॉस थीटा पुट करता हूँ तो ये टर्म बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखो ये जो चीज़ है अगर मैं पाई पुट कर देता हूँ तो कॉस क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो ये जो टर्म है ये कंप्लीट टर्म 1 हो जाएगा और माइनस करके फिर 0 पुट करता हूँ तो फिर ये फिर से वो पूरा का पूरा टर्म उसमें एडअप हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग लिमिट पुट करें यहाँ से तो ये टर्म 2 टाइम्स हो जाएगा ये पूरा का पूरा। तो मैं बोल सकता हूँ 2AR बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 3 और कॉस क्यूब अगर हम लोग देखें कॉस क्यूब लिमिट पुट कर सकते हैं बेसिकली तुम लोग यहाँ से कॉस क्यूब थीटा पाई टू एक बार पाई पुट करो -1 हो जाएगा और एक बार 0 पुट करो 1 हो जाएगा और क्योंकि माइनस साइन है इसलिए 2 टाइम्स इस तरह से बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास में AR बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली वैल्यू आएगी एट द सेंटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।